बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू आर वेल। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, जो फर्स्ट चैप्टर है, स्टोइचियोमेट्री कह लें या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री कह लें, ठीक है, सेम थिंग है ये। अच्छा, तो हमारा ये आई थिंक सेकंड लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको मुझे कवर करवाना है, फोर्स एंड मोशन का भी स्टार्ट करवाना है, वो वाला चैप्टर भी रहता है क्योंकि आपके टेस्ट में वो भी है, और साथ में थर्मोडाइनमिक्स का और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका भी एक पार्ट अपलोड करना है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है मुझे अपलोड करनी है और मेरे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। तो कल ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे तक मुझे सारे लेक्चर अपलोड करने हैं। उसके बाद 5 पेपर के एमसीक्यू के भी तो वो भी तो करवाने हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को खुश करने की वजह से ना मुझ पे बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया है। मतलब मैंने जो है फर्स्ट ईयर का कोर्स भी साथ करवा रही हूँ, केमिस्ट्री का और फिज़िक्स का, और सेकेंड ईयर का। अच्छा, टेस्ट लेने का कोई मसला नहीं है, लेकिन आप सोचें मुझे इशू है ना। अब मुझे जब मैं टेस्ट ले रही हूँ केमिस्ट्री और फिज़िक्स का, तो साथ में मुझे लेक्चर भी प्रिपेयर करने होंगे और इस तरह से सेकेंड ईयर के भी लेक्चर देने होंगे। सो कितना बोझ, बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है मुझ पर। लेकिन अब क्या करूँ, करना तो है। अब कल हमारी यूनी का फर्स्ट डे है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं कल ऑफ़ कर लूँ। अब देखें क्या होता है, क्योंकि अगर मैं यूनी गई तो फिर तो मैं वहाँ से आऊँगी और बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी, और जब मैं थक जाऊँगी फिर शायद ही आपके लिए कोई मतलब वीडियो अपलोड करने का फिर तो टाइम ही नहीं मिलेगा। अब देखें, शायद मैं कल ऑफ़ करूँ, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है, पैथो की बैक टू बैक क्लासेस होती है। सो देखते हैं क्या कर सकते हैं। मैं इतना कुछ आपके लिए जो है ना बर्दाश्त कर रही हूँ, इतना कुछ जो है मैं सह रही हूँ और आप लोग को पता नहीं चल रहा। और यकीन करें, अभी भी मेरी तबीयत ऐसी ख़राब है कि मुझसे वीडियो जो है ना नहीं बन पा रही थी। और लेकिन अब मैंने कहा यार बनानी तो है ना, हिम्मत कर लेती हूँ। फिर भी आप लोग जो है शेयरिंग नहीं करते, लाइक नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। फिर भी आपका ऐसा बिहेवियर तो देखें, फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकती। सो अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? पढ़ा तो होगा। देखिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट बेसिकली इट इज़ अ रेक्टेंट। ये वो रेक्टेंट है, इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है लिमिटिंग रेक्टेंट। अब रेक्टेंट से तो आपको पता चल रहा है ये कोई रेक्टेंट है, और लिमिटिंग रेक्टेंट मतलब कोई ऐसा रेक्टेंट, इसके नाम से जाहिर हो रहा है। हमारी टीचर हमेशा कह करती थी कि यार आप लोग परेशान क्यों होते हैं, सवाल में ही जवाब होता है, ठीक है। तो लिमिटिंग रेक्टेंट जो है ना, इसके नाम से ही जाहिर है कि इट इज़ अ रेक्टेंट विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। ये वो रेक्टेंट होता है जो कि क्या करता है, जो कि कंट्रोल करता है किसकी अमाउंट को, प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। इन अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, उसमें जो प्रोडक्ट की अमाउंट को वो रेक्टेंट जो कि प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है, वो हमारा लिमिटिंग रेक्टेंट है, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि यार कौन सा ऐसा रेक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल कर रहा है? ड्यू टू बीइंग लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट। क्यों? क्योंकि वो कम होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, जैसे कि अगर वो कंज्यूम हो जाए पहले से और लीस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंट 1 है, ये रेक्टेंट 2 है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब मैं कह रही हूँ कि रेक्टेंट 1 जो है वो 2 मोल है, ठीक है, और रेक्टेंट 2 जो है वो 4 मोल है, ठीक है। अब कम अमाउंट में कौन सा कम अमाउंट? ये वाला कम है ना, रेक्टेंट 1। अब ये कम अमाउंट में है, तो इसका मतलब ये लीस अमाउंट प्रोड्यूस करेगा प्रोडक्ट के। मतलब जाहिर सी बात है, ये तो 2 मोल है और ये 4 मोल है। ये जो है इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन करके इसको प्रोड्यूस कर देगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा ये वाला रेक्टेंट। तो इसका मतलब ये लिमिटिंग रेक्टेंट है, यही अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रहा है। अब ये अकेला जो 2 मोल बचा है, अब ये अकेला तो इसको नहीं प्रोड्यूस कर सकता ना, अगर करेगा भी तो इतना अच्छा नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका पहले वाला साथ ही नहीं है। तो जो रेक्टेंट कम क्वांटिटी में होगा, मतलब या ये कह लें कि जो रेक्टेंट कम क्वांटिटी में होगा, या ये ज़्यादा सही वो समझने वाली बात है कि जो रेक्टेंट पहले ही कंज्यूम हो जाएगा, जो रेक्टेंट पहले ही कंज्यूम हो जाएगा और कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा, लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा। जाहिर सी बात है, जो पहले कंज्यूम हो जाएगा वो कम अमाउंट ही प्रोडक्ट देगा ना, जो बाद में होगा वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो जो कम अमाउंट ऑफ, जो एक तो ये है कि जो पहले ही कंज्यूम हो जाएगा, दूसरा क्या है, जो कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट देगा, ठीक है। ये आपने
वो कर ली। अब ये डेफिनेशन बताने के बाद, समझाने के बाद, अब आप लोग चाहेंगे कि हमें कोई एग्जाम्पल करके दिखा दें कि हमें समझ आ जाए कि किस तरह से कम अमाउंट होती है, किस तरह से कम अमाउंट प्रोड्यूस करता है, किस तरह से कंज्यूम हो जाता है रियल, यही चाहते हैं ना आप लोग। ठीक है, अगर ये लाइव लेक्चर होता तो आप लोग ज़रूर यही कहते हैं। इंशाल्लाह लाइव लेक्चर का सीन भी करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल एक तो मेरा कैमरा देखे सामने वाला कितना ब्लर है। ये मोबाइल बहुत पुराना है और इस वजह से, और इसमें एक स्पेस का भी इशू है, काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। तो एक तो यूट्यूब से जब से मैंने चैनल खोला है कोई भी अर्निंग नहीं आई, तो इंशाल्लाह अगर कोई आ जाती है, ठीक है, तो फिर मैं सबसे पहले मोबाइल लूँगी, और वो भी आप लोग का ही भला होगा, क्योंकि मुझे मोबाइल का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन आपके लेक्चर अपलोड करने के लिए मोबाइल की नीड होगी। ठीक है, तो ये मोबाइल 5-6 साल हो गए इसको, क्योंकि मैं मोबाइल इतना ख़ास चलाती नहीं हूँ। मैं बस आप यूट्यूब लेक्चर भी पहले मैं बैक कैमरे से स्टैंड करके नीचे फोकस करती थी, लेकिन अब ये जो है सामने लगा के देखती हूँ, तो ये सामने वाला कैमरा मेरा बहुत ब्लर है। तो इंशाल्लाह बस आप लोग दुआ कीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा मुझे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये भी वो कर लेंगे हम, क्योंकि इतने अच्छे लेक्चर, अब रोज़ मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं, मैं उनके ना स्क्रीनशॉट कर लेके अपने पास रख लेती हूँ। वो क्यों? ताकि फिर मैं जब भी मेरा दिल भर आए कि भैया वो नहीं हो सकता, तब मैं उसको देख के हिम्मत आ सके मुझे। आप लोग देख रहे होंगे मेरी सांस रुक रही है, मैं बात नहीं कर पा रही यार, बस अब तबीयत ही ठीक नहीं है। ठीक है, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब आप लोग बोलेंगे कि जैसे मैम आपने अभी एग्जांपल दी कि रिएक्टेंट 1 रिएक्टेंट 2 ने मिला के प्रोडक्ट बनाए, तो हमें पता कैसे चलेगा कि यार इसमें कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है? यही बोलेंगे ना आप लोग। तो मैं आपको बता रही हूँ कि यार आपको पता इस तरह से चलेगा कि फॉलोइंग स्टेप आर इन्वॉल्व इन टू आइडेंटिफाई अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। कुछ स्टेप्स है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी आपको केमिकल इक्वेशन दी होगी, ठीक है, जो भी आपको केमिकल इक्वेशन दी होगी, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, उन केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उनके आपने क्या निकाल लेने, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने हर रिएक्टेंट के। ठीक है, जो भी मास दिया गया है, कोई भी अगर इस रिएक्टेंट का 4 ग्राम दिया है, इसका 2 ग्राम दिया है, तो आपने ग्राम से मोल निकाल सकते हैं ना, फार्मूला मैंने बताया था लास्ट टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने मोल निकाल लिया। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया कि मोल्स निकाल लिया रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। सेकंड आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल, जो आप क्या करेंगे, आपने नंबर कैलकुलेट कर लिया नंबर ऑफ मोल हर रेक्टेंट की, जो मतलब आपको सवाल में ग्राम दिया होगा फॉर एग्जांपल रेक्टेंट का, तो आपने क्या करना है, उस रेक्टेंट के जो ग्राम है उसको मोल में कन्वर्ट कर दिया। फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। उसके बाद में क्या करना है, ये तो आपने रेक्टेंट का किया ना, रेक्टेंट का किया ये आपने। फर्स्ट स्टेप में आपने रेक्टेंट के जो ग्राम दिए थे उसको मोल में किया। ठीक है, ये आपने किसके लिए किया, रेक्टेंट का। अब दूसरा स्टेप आपने क्या करना है कि आपने प्रोडक्ट का करना है। ठीक है, प्रोडक्ट का पी, प्रोडक्ट के कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम ईच रेक्टेंट। अब आपने नंबर ऑफ मोल किसके निकालने, प्रोडक्ट के, और वो भी कहाँ से, जो रेक्टेंट है ना, जो रेक्टेंट के आपने मोल निकाले ग्राम से, जो जिस रेक्टेंट के आपने मोल निकाले ना, अब इसी मोल के जरिए आपने इस प्रोडक्ट के मोल निकालने। सेकेंड स्टेप आपका ये हो गया। ठीक है, 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप क्या है कि द रेक्टेंट विच गिव लीस्ट अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट इज आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रेक्टेंट। जिस तरह से मैंने पहले बताया था, आपको ये इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ, ये इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, अब आपने लिमिटिंग रेक्टेंट मालूम करना है। ठीक है, अब स्टेप क्या है, स्टेप क्या है, सबसे पहले आप लोग सोचेंगे यार मैम दीना ने बताया था कि सबसे पहले मोल निकलेंगे रेक्टेंट के, तो इस रेक्टेंट के आपने दोनों के मोल निकाले। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप आपने कहा था, मैम ने कहा था कि दूसरा स्टेप जो होगा, इसी जो आपने रेक्टेंट के मोल निकाले ना, फर्स्ट रेक्टेंट के, सेकेंड रेक्टेंट के, अब आपने सेकेंड स्टेप में ये करना है कि अब ये जो फर्स्ट रेक्टेंट के मैंने मोल निकाले थे ना, इसी के जरिए मुझे प्रोडक्ट के मोल निकालने। ठीक है, और इस तरह से दूसरे रेक्टेंट की मदद से भी मुझे प्रोडक्ट के मोल निकालने। ठीक है, दूसरा स्टेप तो ये हो गया। तीसरा स्टेप में हमने बताया था कि फिर देखना है कि भाई पहला रेक्टेंट कम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है या दूसरा रेक्टेंट। तो आपने देखा कि पहला रेक्टेंट कम कर रहा है, तो इसका मतलब पहला वाला हमारा क्या है, लिमिटिंग रेक्टेंट है। समझ आ गई स्टेप? आई होप कि आप समझ आ गई। जिस तरह से मैंने बच्चों वाले एग्जाम्पल दिए ना, एक 5वीं क्लास वाले बच्चे को भी समझ आ जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ। आई डोंट नो कि मेरा सर जो है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मैं फट रहा है मेरा सर, जबकि मैं आजकल अपनी स्टडी भी नहीं कर रही, लेकिन पता नहीं क्यों
बस ट्रस्ट लगा रहता है कि आपके जो है लेक्चर मैं कंप्लीट करा दूँ किसी तरह से। ऊपर से इतने मैसेजेस भाई मेरे मोबाइल में वैसे भी स्पेस नहीं है, और आप लोग के मैसेजेस है ना वो हैंग हो जाता है। अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट समझा दिया, स्टेप बता दिए, अब तो ये आप खुद ही सॉल्व कर लें, लेकिन चले मैं करवा देती हूँ। मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, उसके बाद आपने फिर होमवर्क लेना है मुझसे। अब जैसे मैंने वहाँ पे इक्वेशन एक एज अ एग्जाम्पल बताई थी, अब देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, और ये इक्वेशन तो मैंने इससे पहले भी आपको जो है ना वो समझाया था मोल में, ठीक है, ऑक्सीजन और ये H2O, ठीक है, आपने देख लिया कि यार इक्वेशन दी है, बैलेंस भी है, ठीक है। अब हमें अपना काम स्टार्ट करना है। पूछ रहे हैं कि लिमिटिंग रेक्टेंट इसमें से कौन सा होगा। अच्छा, लिमिटिंग रेक्टेंट मतलब रेक्टेंट में से ही कोई लिमिटिंग रेक्टेंट होगा। ये बिल्कुल बेवकूफ़ वाले तो सवालात होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं आप लोग की जगह से ही उठ कर आऊँ तो मुझे पता होता है कि स्टूडेंट कहते हैं कि लिमिटिंग रेक्टेंट, क्योंकि उन्हें रट्टा लगा हुआ था। जिस तरह से मैंने आपको डेफिनेशन समझाई ना, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग कोई उल्टा सीधा सवाल नहीं करेंगे, ठीक है। लिमिटिंग रिएक्टेंट के इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, अब वो ये पूछ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, जल्दी बताएं। स्टेप क्या बताए थे सबसे पहले, आपने देखा क्या मैम दीना ने बताया था कि सबसे पहले तो दोनों रिएक्टेंट के मोल निकाल लो। चलिए मोल निकालना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैम दीना ने हमें मोल का तरीका किस तरह से बताया था, बाय द केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन। फ़ौरन आप देखेंगे मैम दीना ने कहा था कि जैसे आपने इक्वेशन देखनी है, मैम दीना ने कहा था कि जैसे आपने इक्वेशन देखनी है और देखना है कि यार 2 है, तो 2 है, या हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन होता है ये 1 मोल होता है, लेकिन इसके साथ 2 लगा है, इसका मतलब ये 2 मोल है, और ये 1 है तो ये 1 मोल है, और ये, ठीक है। पहले तो आपने रेक्टेंट के, ठीक है, हाइड्रोजन वो 2 मोल है, 1 मोल है, ये तो हमने मोल निकाल ली है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। हमने खुद कुछ नहीं किया, जो हमें मैम ने मोल निकालना सिखाए थे ना बैलेंस केमिकल इक्वेशन से, वो हमने कर लिया। अब सेकंड मैम ने क्या बताया था, देखिए सारे टॉपिक कनेक्टेड है, इस वजह से मैं आपको बच्चों की तरह समझा रही हूँ। अब आप लोगों ने सोचना है अच्छा सेकंड स्टेप मैम ने क्या बताया था, मैम दीना ने, हाँ सेकंड स्टेप मैम दीना ने बताया था कि फर्स्ट स्टेप में आपने रेक्टेंट की जो मोल निकाल लिए, तो सेकंड में आपने हर रेक्टेंट के जरिए प्रोडक्ट के मोल निकालने। अच्छा, तो हर रेक्टेंट के जरिए अगर मैं प्रोडक्ट के मोल निकालूंगा, तो देखें 2, इस इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि 2 मोल हाइड्रोजन 2 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहे हैं, यही पता चल रहा है ना। अच्छा, तो ये तो मुझे पता चल गया कि यार हाइड्रोजन जो है वो 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, अब ऑक्सीजन देख लेता हूँ या देख लेती हूँ, तो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन जो है वो 1 मोल है और 2 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रही है। तो अब मैं किस तरह से पता लगाऊं कि इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। अच्छा, अब मुझे कैलकुलेशन करनी होगी, ठीक है। अच्छा, फिर एग्जाम्पल में आपने क्या देखा, वो मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल दी थी, ठीक है, कि भाई आपने एग्जाम्पल देख के लगा लेना है। अब मैं आपको यहाँ पर सवाल दिखा रही हूँ, ठीक है। इन्होंने आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी, यहाँ तक तो समझा दिया था ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी आपने, रेक्टेंट से मोल मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए आपने देखा यार 2 लगाए तो 2 मोल होंगे, ऑक्सीजन 1 है तो ये 1 मोल है, और हाँ 2 मोल है, मोल पता लगा लिए, स्टेप 1 हो गया आपका, स्टेप 1 हो गया, रेक्टेंट के आपने मोल पता लगा लिए, ठीक है। अच्छा, रेक्टेंट के आपने मोल पता लगा लिए। देखें पहले ये जो है ना, अभी तो आपने जस्ट इक्वेशन से ही मोल वगैरह साफ लिख लिए, लेकिन अभी क्वेश्चन में उन्होंने दिया है, मेंशन किया है कि भाई 10 मोल वाटर है, और कितने मोल है, 7 मोल जो है वो ऑक्सीजन है। तो आप बताएं कि इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा, ठीक है। आपको इन्होंने गिवन क्या दिया है, 10 मोल इन्होंने हाइड्रोजन गिवन किया है और 7 मोल ऑफ वाटर गिवन किया है। अब आप लोग यहाँ पे आके जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने ये क्वेश्चन दी आपको, ये इक्वेशन दी। अब वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना है 10 और 10 मोल, और ऑक्सीजन कितना है 7 मोल। अब वो पूछ रहे हैं इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग देखेंगे कि अच्छा सबसे पहले तो हम इक्वेशन के जरिए देख लेते हैं कि इक्वेशन हमें क्या बता रहा है। आपने यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा, ठीक है, इस तरह से कि आपने कहा कि यार इक्वेशन तो हमें बता रहा है कि 2 मोल है, 2 मोल हाइड्रोजन है, और इसको कंपेरिजन किया वाटर से। सेकंड स्टेप यही था ना कि आपने फर्स्ट स्टेप तो कर लिया,
ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो आपको पता है कि इसकी 2 मोल है और इसके 1 मोल है। फर्स्ट स्टेप तो आपने मतलब इक्वेशन से ही मालूम कर लिया कि भाई मोल जो है ना वो रेक्टेंट के प्रोडक्ट से मतलब बैलेंस केमिकल इक्वेशन से आपने देख लिया कि इसके 2 मोल इसके 1 मोल है, वो तो करवा दिया ना फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप मैंने मैम जी ने क्या बताया था कि हर रेक्टेंट से आपने प्रोडक्ट के देखने कि कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वो करने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या किया सेकेंड स्टेप में, आपने ये देखना है कि ये वाले रेक्टेंट हाइड्रोजन से कितने मोल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन से कितने मोल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। फर्स्ट स्टेप तो आपने निकाल लिए ना सारे मोल, वो भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। ये स्टेप 1 आपका हो गया। अब स्टेप 2 आपने क्या करना है कि आपने हर रेक्टेंट से के जरिए प्रोडक्ट के वो निकालने, मोल निकालने। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए तरीकेकार ये है, स्टेप 2 है ये, ठीक है। स्टेप 2 है। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, हाइड्रोजन के जरिए वाटर का निकालना है कि कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। मतलब ये रेक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, मतलब एक रेक्टेंट से आपने पहले एक रेक्टेंट का देखना है कि कितने मोल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा आपने देखना है कि दोनों में से कौन सा कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। जो कम प्रोड्यूस करेगा वही लिमिटिंग रेक्टेंट होगा, ठीक है। यही बताया था ना। हाइड्रोजन आपने देखा कि यार हाइड्रोजन पहले तो केमिकल इक्वेशन में यहाँ पे 2 मोल दिया है, फर्स्ट स्टेप आपने निकाल लिया कि यार सबसे पहले मैंने कहता है स्टेप 1 के मोल निकालने होंगे। तो यार मोल तो हमें केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चल रहा है कि इसके 2 है। इस तरह से वाटर की भी पता चल रहा है कि 2 है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। स्टेप 2 क्या था कि रेक्टेंट से आपने प्रोडक्ट के मोल निकालने, ठीक है। अब प्रोडक्ट के मोल आप किस तरह से निकालेंगे, अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 10 मोल हाइड्रोजन और 7 मोल क्या 7 मोल ऑक्सीजन, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन में दिया था, ये गिवन था आपको, ठीक है। तो आपने अब यहाँ पे लिखा कि यार 10 मोल हमें दिया है क्वेश्चन में। तो आप खुद सोचिए, जब बैलेंस केमिकल इक्वेशन बता रही है कि जितने हाइड्रोजन होंगे उतने हमारे वाटर प्रोड्यूस होगा। देखिए 2 मोल 2 मोल यही दिख रहा है ना, 2 मोल 2 मोल। तो इसका मतलब जब 10 मोल हाइड्रोजन है तो 10 मोल ही हमारे पास वाटर प्रोड्यूस होगा। तो अब आपने हाइड्रोजन का जो निकाल लिया, आपका हाइड्रोजन का आंसर आ गया। अब ऑक्सीजन का करते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन का आपने किया, ऑक्सीजन के सबसे पहले इक्वेशन से आपने फर्स्ट स्टेप किया कि 1 मोल है और इसके 2 मोल है, ठीक है। अब आपको जो गिवन था वो ऑक्सीजन का वो 7 मोल था, ठीक है। अब आपने किया कि 1 मोल 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, तो 7 मोल कितने करेगा। तो आपने सोचा कि यार 7 मोल जो है, अब जब 1 मोल 2 कर रहा है तो इसका मतलब 7 जो होगा, ठीक है, 7 जो होगा वो कितने करेगा, 14। क्यों, क्योंकि 1 2 कर रहा है, 1 मोल डबल कर रहा है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के जरिए अगर हम देखें कि 1 मोल हाइड्रोजन 2 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब डबल प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर 7 होगा तो 7 का डबल कर दे, 7 का डबल करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब आप बताएं कि ऑक्सीजन 14 कर रहा है और हाइड्रोजन का हमने क्या देखा था इससे पहले कि कितने कर रहा था हाइड्रोजन, वाटर की कितने मोल प्रोड्यूस कर रहा था, उसमें आपने देखा था कि 10 मोल प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है। तो अब इसमें से बताएं कि कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कौन सा कम है। हाइड्रोजन कम प्रोड्यूस कर रहा है ना, हाइड्रोजन कम मोल प्रोड्यूस कर रहा है वाटर के। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हुआ, लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका हाइड्रोजन हुआ। देखिए यहाँ पे लिखा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका हाइड्रोजन है और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट अगर पूछा जाए तो ऑक्सीजन है, ठीक है। या आप इसको एक्सिस रिएक्टेंट भी कहते हैं, मतलब ये एक्सिस है, ये एक्सिस रिएक्टेंट है। मतलब ये एक्सिस में होगा तो प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा ना। ये कम होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट मतलब जो पहले ही कंज्यूम हो जाए और कम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट या कम मोल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब देखें इसने ये पहले ही कंज्यूम हो गए तो उसने सिर्फ 10 मोल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, तो इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है हाइड्रोजन, और ये एक्सेस रिएक्टेंट है या नॉन लिमिटिंग कह लें। तो इस तरह से आपने जो है सॉल्व करना है। मैं जिस तरह से इस क्वेश्चन में ये दोनों गिवन थे, आप लोग मुझसे होमवर्क ले लें और उसमें आप करें कि 20 मोल्स हाइड्रोजन और 14 मोल्स ऑक्सीजन, ये वाला होमवर्क ले ले और लिमिटिंग रिएक्टेंट इसमें बता दीजिएगा। सेम केमिकल इक्वेशन यूज़ होगी, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, मैंने 2-3 दफ़ा रिपीट किया है, ठीक है। जबकि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, फिर भी मैं लेक्चर अपलोड कर रही हूँ। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आपने वो आपको जो है ना क्वेश्चन में उन्होंने मोल्स दिए होंगे कि भाई 7 मोल जो है हमारे पास ऑक्सीजन है, 10 मोल जो है हमारे पास हाइड्रोजन है, आप बताएं लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्टेंट दिया है तो जाहिर सी बात है वाटर नहीं बनना है। अगर इक्वेशन दी है तो ठीक है, वरना खुद बना ले और बैलेंस कर ले। उसके बाद आपको इक्वेशन से तो मोल पता चल रहे हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट स्टेप तो जो मोल निकालने वो तो आपको इक्वेशन से ही पता चल जाएंगे। तो सब
ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले हाइड्रोजन को वाटर से कंपेयर करना है, फिर ऑक्सीजन को वाटर से कंपेयर करना है। हाइड्रोजन को वाटर से कंपेयर किया तो सबसे पहले तो मोल निकाले, क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चल रहा है कि 2 मोल है, 2 मोल लिख दिया, इसके भी 2 मोल है, मतलब जितने हाइड्रोजन होंगे उतने ही मोल आपके वाटर प्रोड्यूस होंगे, दोनों में बराबर बराबर रेशो है ना, ठीक है। तो फिर इसका मतलब अगर 10 मोल इन्होंने 10 मोल हाइड्रोजन दिए तो 10 मोल वाटर भी प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अभी आप पता नहीं लगा सकते कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है या नहीं, आपने पहले ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आपने ऑक्सीजन का देखा, ऑक्सीजन के आपको इक्वेशन से पता चल रहा है कि 1 मोल है, 1 मोल लिख दिया, और वाटर तो आपको 2 मोल पता है, ठीक है, इक्वेशन से पता चल रहा है। अब आपको यहाँ पे सवाल में दिया है 7 मोल, सवाल में आपको 7 मोल दिया है, तो आपने क्या किया, 7 मोल लिखा। अब आप सोचें कि यार 1 मोल 2 मोल वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, इक्वेशन से देखें 1 मोल 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब 1 का डबल, ठीक है। तो इसका मतलब 7 का भी डबल होगा, 7 का डबल 14, तो इसका मतलब ये एक्सिस रिएक्टेंट है, ठीक है, एक्सिस है, इस वजह से ये ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। ये लिमिटिंग रिएक्टेंट मतलब कम रिएक्टेंट है, इस वजह से ये कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हुआ, हाइड्रोजन, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ आ गए हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सब कुछ हो गया। अच्छा, अब यील्ड क्या है, व्हाट इज यील्ड, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड यील्ड। वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि केमिकल रिएक्शन में, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन से साथ रिएक्शन कर लिया, ठीक है, तो क्या बना, मेरे पैर सुन हो गया। अच्छा, हाइड्रोजन ने जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो वाटर बना, ठीक है। अब आपने वो जो वाटर है वो प्रोडक्ट है ना, मैं लिख दूँ यहाँ पे, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना, वाटर बना, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस अमाउंट, ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाटर है ना, इसकी अमाउंट जो आप निकालेंगे इस केमिकल रिएक्शन में, वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी यील्ड कहलाएगी। इसमें कौन सी ऐसी बातें, ठीक है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ यील्ड होती है, ठीक है, टाइप्स ऑफ यील्ड्स कौन कौन सी होती है, एक एक्चुअल यील्ड होती है और दूसरी थियोरेटिकल यील्ड होती है। जो एक्चुअल होती है ना वो आपको एक्सपेरिमेंट से पता चलती है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट से, और जो थियोरेटिकल होती है वो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चलती है, ठीक है। इन शॉर्ट में हमने बता दिया है, फिर भी मैं इसको रीड आउट करवा देती हूँ कि एक्चुअली द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्चुअली ऑब्टेन इन अ केमिकल, मतलब वो एक्चुअली होती है, जाहिर सी बात है आप एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं, तो जो एक्चुअली आपको प्रोडक्ट की अमाउंट मिलेगी ना वो एक्चुअल होगी, ठीक है, एक्चुअली मिलेगी तो वो एक्चुअली होगी ना, और वो आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिलती है, ठीक है, फ्रॉम द गिवन रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे लिख दी है कि ये लिख लेना अपने नोट में कि ये बाय द एक्सपेरिमेंट मिलती है। अच्छा, थियोरेटिकल यील्ड, आई डोंट नो कि ये किस चीज़ की वो है, खुशी मना रहे हैं लोग। अच्छा, थियोरेटिकल यील्ड जो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जैसे हमने पीछे देखा, हम सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हैं कि हाइड्रोजन 2 है तो 2 मोल है, 1 मोल है, इस तरह से जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से सब कुछ करते हैं ना, तो वो हमारी जो है थ्योरेटिकल वैल्यूज होती है, वो एक्सपेरिमेंटल नहीं होती, ठीक है, ठीक है। तो वो थ्योरेटिकल होती है, जो कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के थ्रू निकालते हैं, वो हमारी थ्योरेटिकल यील्ड होती है, ठीक है। और यील्ड आपको पता है, बार बार बताना ना पड़े, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो कि ऑब्टेन होता है केमिकल रिएक्शन में, वो हमारी क्या होती है, वो हमारी यील्ड होती है, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंट के जरिए आप रिएक्टेंट को मिलाएंगे और प्रोडक्ट बनेगा तो वो एक्चुअल यील्ड होगी, मीन एक्चुअल प्रोडक्ट की अमाउंट होगी। और जो थ्योरेटिकली आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से करेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट की अमाउंट निकालेंगे तो वो हमारी थ्योरेटिकल यील्ड होगी। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि थ्योरेटिकल यील्ड जो है ना वो हमेशा एक्सिस होगी, एक्सिस में होगी, जाहिर सी बात है, आप थ्योरेटिकल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमेशा जो है ना प्रोडक्ट की उसमें जो क्वांटिटी होगी, मीन यील्ड जो होगी, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के लिए या यील्ड के लिए एक ही बात है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के लिए या यील्ड के लिए, ठीक है। ये एमसीक्यूज में आ जाता है और आप लोगों ने यील्ड का रट्टा लगाया होता है, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भूल गए होते हैं, तो वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी बोल सकता है, यील्ड भी कह सकता है। तो अगर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा आ रही होगी तो वो थ्योरेटिकल यील्ड में आती है हमेशा, ठीक है, ये बात याद रखनी है। आगे चलते हैं। अच्छा, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड, वही बात हो गई, मैंने क्या कहा, थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा होती है तो एक्चुअल यील्ड क्या होगी, हमेशा से कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से, जाहिर से बात है, खुद सोचे एक्सपेरिमेंट के थ्रू हो रहा है, तो एक्सपेरिमेंट के थ्रू की आप क्या समझते हैं, साइड रिएक्शन नहीं हो रहे होंगे। साइड रिएक्शन मैंने लास्ट टाइम ही बताया था कि एक कंटेनर है, ठीक है, अब उसमें से पहले आपने एक रिएक्शन किया है नाइट्रोजन के साथ, ऊपर से आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भी उसी में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या होगा, वो जो पहले से नाइट्रोजन यहाँ पे उसकी जो ज़रात यहाँ पे थे तो उसके साथ भी रिएक्शन शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे एक दूसरा साइड रिएक्शन हो रहा होगा, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्ट हमेशा
कम बनेगा। मतलब जितना आपने सोचा होगा, जितना आपने उसकी जितना आपने जहन बनाया होगा, जितना आपने रिएक्टेंट मिलाए होंगे, उससे हमेशा कम बनेगा। ठीक है, उससे हमेशा आपका प्रोडक्ट क्या होगा, कम बनेगा। क्यों? ड्यू टू साइड रिएक्शन। साइड रिएक्शन की वजह से एग्जाम्पल पहले भी दे दी मैंने। ठीक है, तो ये क्यों होती है? सम साइड रिएक्शन हो रहे होते हैं। अच्छा, मैकेनिकल लॉज ऑफ रिएक्टेंट ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। और इस तरह से जब आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा 9 में, एक फिल्ट्रेशन छन्नी टाइप होती है, तो कुछ होते हैं कि आपने जब रिएक्शन किया तो उसमें से गुजार के आपने वो पार्टिकल्स छानने होते हैं। ठीक है, मतलब फिल्ट्रेशन के थ्रू या कोई सेपरेशन आप कर रहे हैं, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हो, थोड़ा सा गिर गया, ठीक है, या फिल्ट्रेशन के थ्रू आप थोड़ा सा गिर गया आपसे, ठीक है, ये ठीक है, और इस तरह से मैकेनिकल लॉस हो जाए तो प्रोडक्ट की अमाउंट कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट में या तो साइड रिएक्शन होते हैं या मैकेनिकल मतलब उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, या तो गिर जाता है, या जो है छन्नी जब आप फिल्ट्रेशन कर रहे होते हैं या तो उसके होल्स में थोड़ा सा रह जाता है, या टेस्ट ट्यूब से डालते वक्त थोड़ा थोड़ा बह जाता है। तो हमेशा जो है एक्चुअल यील्ड क्यों कम होती है थ्योरेटिकल यील्ड से? मैंने आपको बता दिया, साइड रिएक्शन की वजह से और मैकेनिकल लॉस की वजह से। अच्छा, फिर आता है रिएक्शन में भी रिवर्सिबल। हाँ, एक इस वजह से भी हो सकता है कि यार अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल तो पता है ना कि अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा हो, तो इस सीन में भी प्रोडक्ट कम प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 जो सीन मैंने बताया ना कि एक्चुअली यू क्यों थ्योरेटिकल यील्ड से कम होता है, तो वो हमेशा के लिए याद हो गया होगा आपको, जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना। अच्छा, अब आती है परसेंटेज यील्ड क्या होती है। आपने कभी परसेंटेज निकाली है अपनी? आपने कभी परसेंटेज निकाली? इससे पहले भी मैंने आपको कहा था, आप लोग क्या करते हैं, अपने ऑब्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपकी परसेंटेज निकल जाती है। ये तो पता होगा ना, इस चीज़ से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि परसेंटेज यील्ड क्या होती है, आपको परसेंटेज निकालना तो आती है। अब परसेंटेज यील्ड भी इसी की तरह कहानी है कि एफिशिएंसी ऑफ आवर एक्शन इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ परसेंट। इसमें क्या होता है कि हम एफिशिएंसी, देखिए परसेंटेज यील्ड, आपसे कोई पूछता है कितनी परसेंट आई, आप कहते हैं 80% आई मेरी, तो वो सामने वाला फ़ौरन समझ जाता है। तो इस फ़ौरन क्या समझ जाता है कि यार अगर इसकी 80% है तो इसका मतलब इसके हर सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 80 मार्क्स है, यही समझेगा ना सामने वाला। तो इसी तरह से परसेंटेज यील्ड जब आप किसी को बताते तो वो समझ जाता है कि यार इसमें कितना जो है परसेंटेज यील्ड आ रहा है। जिस तरह से आप परसेंट बताते हो, वो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स समझ जाता है। इस तरह से परसेंटेज यील्ड भी बताती है। और क्या बताती है देखते हैं, ये जो है ना एफिशिएंसी बताती है। जिस तरह से आपकी परसेंटेज, आपकी एफिशिएंसी बता दी उसने हर सब्जेक्ट में, इस तरह से ये भी एफिशिएंसी बताती है। किसकी? रिएक्शन की बताती है, जिसको आप एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज यील्ड में। ठीक है, परसेंटेज यील्ड में एक्सप्रेस करते हैं। मतलब जिस तरह से कि आपकी परसेंटेज आपकी एफिशिएंसी बताती है कि भाई 80% इसका मतलब हर सब्जेक्ट में 80 मार्क्स है। इस तरह से अगर ये परसेंटेज यील्ड आपको दे तो आप समझ जाएंगे कि यार हाँ इसमें एक्चुअली इतनी हो, थ्योरेटिकल यील्ड इतनी थी, एक्चुअली यील्ड इतनी थी। जिस तरह से आपकी परसेंटेज से लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं, इस तरह से हम इस परसेंटेज यील्ड से अंदाज़ा लगा लेंगे कि भाई उस रिएक्शन की एफिशिएंसी क्या है। जिस तरह से आपकी परसेंटेज से लोग आपकी एफिशिएंसी मालूम कर लेते हैं, इस तरह से हम इस परसेंटेज यील्ड से क्या करेंगे, रिएक्शन की एफिशिएंसी मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज यील्ड। और फार्मूला क्या है कि अगर आपको परसेंटेज यील्ड निकालनी है तो आपने एक्चुअल यील्ड, ठीक है, डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड, जब डिवाइड कर देना तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, तो इस तरह से निकलती है जिस तरह से आपके मार्क्स निकलते हैं, सेम। अच्छा, अब कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मैम हम जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड ऊपर लिखनी है, एक्चुअल यील्ड ऊपर लिखनी है। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है, तो इसमें आप परेशान नहीं होगी। जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि आप जब परसेंटेज निकालते हैं तो ऑब्टेन मार्क्स ऊपर लिखते हैं और टोटल मार्क्स नीचे लिखते हैं, यही करते हैं ना। टोटल हमेशा क्या होते हैं, आपके टोटल हमेशा ज़्यादा होते हैं। और मैंने बताया कि थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज़्यादा होती है, तो हमेशा ये नीचे आएगी। आप अपनी जब परसेंटेज निकालते हैं ना, जब भी आप इस चीज़ में एग्जाम टाइम कंफ्यूज हुआ करें तो फ़ौरन याद कर लें कि यार मैम दीना ने बताया था कि जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो ऑब्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड करते हैं। तो टोटल मार्क्स से डिवाइड करते हैं मीन टोटल वाला ज़्यादा होता है जो डिनोमिनेटर में होता है। टोटल वाला क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये मैम ने ज़्यादा कौन सा बताई थी, कौन सी यील्ड बताई थी, थ्योरेटिकल यील्ड बताई थी। जाहिर सी बात है थ्योरेटिकल यील्ड डिनोमीटर में आएगी, एक्चुअल यील्ड नोमीटर में आएगी। ठीक है, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना, एक परसेंटेज निकल जाएगी। इस तरह से बताया। अगर अच्छा बताया तो यार एक लाइक तो कर देना यार, एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर देना।
ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब थोड़े से MCQs है, ठीक है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स आर देयर इन 1 मोल ऑफ सिल्वर अमोनियम क्लोराइड। ये तो इसमें कुछ भी नहीं है, ये कह रहे हैं कि ये 1 मोल है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये 1 मोल है। अब आपने इसमें जो है ना हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम, इसमें आपने बताना है कि इसमें कितने मोल्स ऑफ एटम है। तो कुछ भी नहीं है, आपने बस एटम को कैलकुलेट करना है 1, और ये हाइड्रोजन कितने 3 to the 6, ठीक है। तो 1 6 और नाइट्रोजन 1 है, और सिल्वर भी हमारे पास क्या है 1 है, तो उसको प्लस करें आप 10 हो गए ना। आपने क्लोरीन देखा 1 है, हाइड्रोजन 6 था, नाइट्रोजन 1 था, सिल्वर 1 था, तो टोटल 10 है, 10 मोल्स ऑफ एटम हो गए। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम 10, तो करेक्ट आंसर 10। देखो ये तो बच्चों वाला है, ठीक है, हो गई कहानी ख़त्म। अब नेक्स्ट देखिए, गिवन द कंबशन रिएक्शन, इन्होंने एक कंबशन रिएक्शन दिया है। कंबशन रिएक्शन तो पता है ना कि जब भी मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, ठीक है। तो अब ये लोग कह रहे हैं, अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल आ गया, ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ये आप लोग ही मुझे बताएंगे, ठीक है। अब देखें, इन्होंने 16 ग्राम मीथेन दिया है और 32 ग्राम क्या दिया है, ऑक्सीजन दिया है।